दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जी हाँ, फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसकी काइनेटिक्स को किस तरीके से स्टडी किया जा सकता है, या फिर उसका जो रेट एक्सप्रेशन है वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहा जाता है, उसकी सारी की सारी बात यहाँ पर होने वाली है। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन वो होती हैं जिसमें रेट रिएक्शन का जो रेट है वो सीधा कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा हो। मतलब कंसंट्रेशन की कोई पावर ना हो, सीधा ही क्या डिपेंडेंट हो, द रिएक्शन इन विच रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। A reaction is said to be of the first order if rate of the reaction depend upon one concentration term only। केवल और केवल सिंगल कंसंट्रेशन टर्म पर जब रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा हो उसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहना चाहता है? कहना चाहता है कि अगर इस तरीके से कोई रिएक्शन लिखी गई है, A प्लस बी से आप कहाँ जा रहे हो, मान लीजिए आप जा रहे हो C, ठीक है। अगर मैं कहूँ R रेट इज proportional to A की पावर 1 और B की पावर 0, या फिर मैं कहूं और रेट इज proportional to A की पावर 0 और B की पावर 1, ठीक है। इन दोनों ही केसेस में ये जो रिएक्शन होगी ना, ये क्या कहलाएगी? फर्स्ट ऑर्डर ही कहलाएगी, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है? ऊपर जो स्टोशियोमेट्रिक टर्म है इनके सम को ही क्या कहा जाता है? ऑर्डर। यहां पर क्या बनेगा? 0 + 1 = 1। चाहे दो रिएक्टेंट हो, 3 हो, 4 हो, अगर इस कंडीशन को, अगर ऊपर स्टोशियोमेट्री का सम जो है अगर वो 1 आ रहा है तो उसे मैं क्या कहूंगा? वो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। ये कहां से लिखा है हमने? ये हमने लिखा अकॉर्डिंग टू रेट लो। रेट लो हमें यही कहता है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू। और ऊपर लिखा कैसे जाता है? ये हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा से पता चलता है, ठीक है। अब क्या पता ऐसा हो जाए भाई, क्या पता ऐसा हो, यहाँ पर 2 लिखा हुआ हो और ये ऐसे, और आप क्या लिखो? P। अगर मैं कहूँ रेट लो के अकॉर्डिंग रेट इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1, तो भी ये किसकी रिएक्शन होगी? फर्स्ट ऑर्डर की ही जो है ये रिएक्शन होने वाली है। ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को ही फॉलो करने वाली है। उसके बाद अगर मैं कहूँ सिंपल भाषा में, A से P आप जा रहे हो, मैं कहूँ R इज प्रोपोर्शनल टू A की कंसंट्रेशन 1, सही है। तो ये भी किस ऑर्डर की रिएक्शन है? ये भी फर्स्ट ऑर्डर की ही रिएक्शन है। समझ में आ गया होगा शायद आपको, मेरी बातें आपको शायद क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पर 3 रिएक्टेंट हैं, 4 हैं, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 2 3 4 5, चाहे आप यहाँ पर 2 3 लिख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो क्वांटिटी आएगी ना, ये एक्सपेरिमेंटल आएगी। यहाँ जो क्वांटिटी आएगी वो कैसी आएगी? ये जो क्वांटिटी है यहाँ पर, ये जो लिखा गया है ना, ये कहाँ से पता चलेगा? ये एक्सपेरिमेंटल होता है। ये क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल होता है। मैंने आपको बताया भी हुआ है, अगर आपने हमारी ऑर्डर वाली क्लास नहीं देखी है तो ऑर्डर वाली क्लास में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि भाई यहाँ पर जो टर्म आती है वो एक्सपेरिमेंटल होती है। हाँ, लॉ ऑफ मास एक्शन ये जरूर कहता है कि यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर A की पावर 1 B की पावर 1 आएगा, ये कौन कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है, लेकिन वो सही बात नहीं कहता, सही है। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन की बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। देखिए भाई, लेट अस कंसिडर द जनरल रिएक्शन। लेट अस कंसिडर रिएक्टेंट A गोज टू प्रोडक्ट B, सही है। टाइम 0 जब रहा होगा तो कंसंट्रेशन A0 = A रहा होगा, यहाँ कुछ नहीं रहा होगा। टाइम t के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो A रही होगी और A - x रहा होगा, और यहाँ पर x बना होगा, सही है। मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू रेट लो। अकॉर्डिंग टू रेट लो क्या लिखूंगा? R इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1। R = K इंटू A की पावर 1, इक्वेशन 1। इस 1 को बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पर K क्या होगा आपका? K होगा आपका रेट कांस्टेंट। यहाँ पर K क्या होगा? K होगा आपका रेट
कांस्टेंट। ठीक है, सही है भाई। यहां देखिए भाई, अब और क्या लिख सकता हूं, थ्योरेटिकल रेट। मैं क्या लिख सकता हूं, थ्योरेटिकल रेट भी यहां से लिख सकता हूं। कौन सा भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल टू माइनस DA बाय DT, या फिर कहूं DP बाय DT, दोनों में से कुछ भी लिख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब 2 और 1 तो बराबर होनी चाहिए। बोलो भाई, 2 और 1 जो है वो बराबर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए सर, ऐसा क्या हो गया भाई? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो भी रेट है और ये भी क्या है, रेट है। तो मैं इक्वेशन 2 और 1 को बराबर कर दूंगा, 2 मस्ट इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब 2 की ये टर्म इसके बराबर लिख लूं, चाहे ये टर्म इसके बराबर लिख लूं, सेम कहानी चलेगी। तो मैं इसको लिख लेता हूं, है ना भाई, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, DA बाई DT इज इक्वल टू K इंटू ए। DA बाई DT इज इक्वल टू K इंटू ए। ये बन जाएगी आपकी। यहां से अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां से मैं लिख पाऊंगा, दिस इंप्लाइज DA बाई ए। आगे वाले पेज पर लिख देते चलो, ये बनेगा DA बाई ए इज इक्वल टू माइनस K इंटू DT। सही है, आगे वाले पेज पर चलते हैं। ये बनेगा हमारे पास DA बाय ए इज इक्वल टू माइनस K इंटू DT। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब जीरो टाइम रहा होगा तो A कितना रहा होगा, A नोट। जब टाइम T रहा होगा तो A कितना रहा होगा, A रहा होगा। ठीक है, तो लिमिट पुट कर देता हूं। यहां पर क्या लिमिट आएगी, ये आएगी आपकी A नोट से A। ये लिमिट क्या आएगी, A नोट से A, क्योंकि टाइम जब जीरो है तो A नोट है। जीरो जब टाइम T है तो A की वैल्यू कितनी है, A के ही बराबर है। सही है भाई, शायद समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां पर क्या लिख सकता हूं, इसका बनेगा ln A, और जो लिमिट रहेंगी वो रहेंगी A नोट से A। बिल्कुल सही है, और ये बनेगा माइनस K इंटू T, और जो लिमिट रहेंगी वो 0 से T रहेंगी। ये बनेगा ln A माइनस ln A नोट। ठीक है, यह बनेगा माइनस K इंटू T। सही है, सही है भाई। देखिए, उसके बाद यहां पर बनेगा हमारे पास log A माइनस log B। क्या बन जाएगा, देखो पहली इक्वेशन तो हमारे पास यही बन जाती है, क्या भाई, ln A, या फिर अगर मैं इसको इसको दोनों साइड माइनस ले लूं तो क्या बन जाएगा, KT इज इक्वल टू ln A नोट माइनस ln A। ठीक है, एक इक्वेशन तो बन गई हमारे पास, ये 2 इक्वेशन बन चुके जिसको कहूंगा इक्वेशन नंबर 3। सही है, और क्या बनेगा हमारे पास, और हमारे पास बन जाएगा KT इज इक्वल टू ln KT इज इक्वल टू, यहां मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं। देखिए, वो हमें हमारे ग्राफ बनाने में हेल्प करेगा। यहां मैं लिख सकता हूं इसको, ln A को इधर लेकर जाता हूं, KT को उधर, तो ये बन जाएगा ln A इज इक्वल टू ln A नोट माइनस KT। इक्वेशन नंबर 4। सही है, मैं सिर्फ इन इक्वेशंस को रीअरेंज कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे यहां से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सही है, अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं इसी इक्वेशन को लिखता हूं, KT इज इक्वल टू ln A नोट माइनस ln A। ये कहां से लिखा, फ्रॉम 3। 3 इक्वेशन को दोबारा से लिख दिया। अब यहां क्या बनेगा जी, ये बनेगा KT इज इक्वल टू ln A नोट डिवाइड बाय, यहाँ पर ln A माइनस ln B। ये क्या बन जाएगा, ln M माइनस ln N इज इक्वल टू ln M डिवाइड बाय N। log की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। सही है, log की प्रॉपर्टी को यूज करूंगा तो log A माइनस log B क्या होगा, log A बाई B हो जाता है। तो ये बनेगा ln, और यहाँ पर A नोट डिवाइड बाय A। सही है, तो ये क्या बन जाएगा, अगर उल्टा करूँ तो माइनस KT इज इक्वल टू ln A बाय A नोट। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपके पास
देखिए ये बन जाएगा a बाय ए नोट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी, दोनों साइड टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड। बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लीजिएगा, एक्सपोनेंशियल ले लीजिएगा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस के टी। सही है भाई। एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसे मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 5, सही है, जिसे मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है भाई। ये जो इक्वेशंस है ना, जिनको ऊपर मैं ये डब्बा बना रहा हूँ, ये रेक्टेंगल डब्बा बना रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है सारी की सारी। आपको इनसे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी ग्राफ प्रेजेंट करने के लिए। सही है। तो कभी कभी ए और ए नोट की जगह सी और सी नोट भी यूज कर देता है बुक वाला। मतलब क्या कहना चाहता हूं, हमने लिखा जैसे ए इज इक्वल टू, हमने लिखा जैसे ए इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस के टी। कभी कभी कुछ किताब वाले क्या क्या लिखते हैं, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। वो ए को कहता है कंसंट्रेशन एट टाइम टी और ए नोट को कहता है कंसंट्रेशन एट इनिशियल टाइम, मतलब टाइम जीरो पर। वो इस तरीके से लिख देता है। तो कुछ नहीं बदलने वाला, बस ये दोनों टर्म बदल जाएंगे। ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, सी टी बराबर सी नोट ई की पावर माइनस के टी। सही है, बिल्कुल सही है। अब हमारे पास एक और इक्वेशन है, कौन सी, ये रही जी, फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम 4 हमने क्या लिखा, हमने लिखा एल एन ए इज इक्वल टू एल एन ए नोट माइनस के टी। अब जब ऊपर वाली टर्मिनोलॉजी को किताब वाला यूज करेगा तो यहां पर लिखा हुआ मिलेगा एल एन सी टी इज इक्वल टू एल एन सी नोट माइनस के टी। सही है भाई, ये भी आपको वहां दिखाई दे सकता है। सही है। चलिए अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो यहां पर आपको टर्मिनोलॉजी से घबराना नहीं है, क्योंकि हम तो इसको ए को ये भी बोल रहे थे, हम तो ए को शुरुआत में ये भी बोल रहे थे कि हमने भाई ए क्या था शुरू में तो हम ए को ऐसा भी लिख रहे थे भाई ए तो हमारा ए माइनस एक्स है और ये हमारा ए नोट जो है वो ए है। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को, या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एल एन ए माइनस के टी। मतलब सब सेम है, घबराने की जरूरत नहीं है, सारी किताबों में सेम तरीके से दिया हुआ है। बस कोई सी नोट सी टी यूज कर लेता है, कोई ए माइनस एक्स ए यूज कर लेता है, कोई ए नोट और ए यूज कर लेता है, सब कुछ सेम है। ठीक है, मतलब ये जो लिखा गया है, ये जो लिख रहा हूं ए बराबर ए नोट बराबर सी नोट, ये सब सेम है। ये जो लिख रहा हूं ए माइनस एक्स, ये ए और ये सी टी, ये सब कुछ क्या है, सेम है भाई। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। अब बात करते हैं रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो क्या रहने वाली है। हालांकि ऑर्डर पढ़ाते हुए ये बात मैं आपको बता भी चुका हूं, लेकिन फिर से बता देता हूं। पर आगे बढ़ने से पहले, विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर बीएससी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कंप्लीट सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है। आप चाहे किसी भी स्टेट, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज या फिर किसी भी सेमेस्टर में भारत में पढ़ रहे हों, आपके हर सेमेस्टर का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। बहुत ही मिनिमल प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। आप जाइए, चेक करिए, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, इतने ही कम प्राइस के ऊपर पूरा कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप एमएससी करना चाहते हो और बीएससी के छात्र हो तो आपके लिए हमारे पास सीयूईटी पीजी का भी कोर्स जो है वो अवेलेबल है। अगर आपकी इच्छा थोड़ी सी और बड़ी है, आपका आईआईटी में जाने का सपना है, तो आईआईटी से एमएससी अगर आप करना चाहते तो उसके लिए हमारे पास आईआईटी जैम के भी जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल है। सीयूईटी पीजी और आईआईटी जैम के जो कोर्सेज हैं वो 2 ईयर और 1 ईयर दोनों ही प्रोग्राम में अवेलेबल है। मतलब अगर आप 1 साल तैयारी करना चाहते हो, 2 साल तैयारी करना चाहते हो, इसके लिए आपके लिए 2 ईयर का प्रोग्राम ही सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, सीयूईटी पीजी का लेवल थोड़ा सा इससे कम रहता है तो आप वो 1 साल में भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आप एमएससी कर रहे हो तो आपके लिए हमारे पास सीएसआईआर नेट और आईआईटी गेट के भी कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, दोनों एग्जाम भारत में नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं। आपको थोड़ा बहुत डायरेक्शन की, थोड़ा बहुत गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, तो इसका भी जो कोर्स है वो हमारे पास अवेलेबल है। जो बेहतरीन फैकल्टी ने आपको पढ़ाया है, वो फैकल्टी जो आईआईटी से है, आईआईटी से पढ़े हुए हैं, डीयू से पढ़े हुए हैं, ऐसी फैकल्टीज
से हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, हमारी जो ऐप है वो आपको गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर के ऊपर मिल जाएगी। ऐप का नाम है विज्ञान वृक्ष। ठीक है, अब हम अपने मुद्दे की बात करते हैं। क्या मुद्दे की बात? हम यहाँ बात कर रहे थे रेट कांस्टेंट की यूनिट। देख लीजिएगा, अभी बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, देखिए शायद आपको याद हो, हम लिख रहे थे रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। भाई चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, या फिर क्या लिख रहा था, के इंटू कंसंट्रेशन की पावर n, यही लिख रहा था। अब यहाँ पर n क्या है, 1 है, तो ये क्या होगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन की पावर 1। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो जो k बनेगा दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, ये दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो k की यूनिट क्या होगी भाई, सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो k की यूनिट होगी वो होगी सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकाला, कौन सी इक्वेशन उससे बनती थी वो हमने निकाली। ठीक है, रेट कांस्टेंट की यूनिट हम लोगों ने देखी। इसका जो अगला भाग होगा इसी लेक्चर का, उस भाग में आपको बताया जाएगा कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं, हाफ लाइफ किसे कहते हैं, और कभी कभी अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन पता ना हो तो आप रेट कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हो। मतलब जैसे यहाँ पर आप इस इक्वेशन को देखोगे, किसी को भी देख लीजिएगा, आपको हर बार इनिशियल कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, यहाँ पर ये पता होनी चाहिए, यहाँ पर पता होनी चाहिए, अगर आप रेट कांस्टेंट निकालना चाहते हो। जैसे यहाँ पर भी आपको इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो पता होनी ही चाहिए, ये आपको पता होगा तो ही आप रेट कांस्टेंट निकाल पाओगे। मतलब आपको इनिशियल कंसंट्रेशन तो पता होनी चाहिए, लेकिन आपको किसी और टाइम के ऊपर भी कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, तभी आप क्या निकाल पाओगे, रेट कांस्टेंट निकाल पाओगे। तो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन आपको पता नहीं भी है तो भी आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपको हमारे अगले लेक्चर में देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और विज्ञान वृक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप स्टडी मटेरियल के लिए कुछ आपके काम का जो स्टडी मटेरियल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होता है। जैसे इस लेक्चर की स्लाइड भी आपको वहां मिल जाएंगी, तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है आप उसके ऊपर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर।